हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं लेकर आया आपके सामने प्रकाश का अपवर्तन। पिछले टॉपिक के अंदर हमने परावर्तन पढ़ा था और आपको ये पता होगा कि परावर्तन के लिए परावर्तन का मतलब क्या होता है, टकरा करके वापस आना, और उसमें वही चीज़ वापस आएगी जब उसके पीछे क्या होगा, पॉलिश। ठीक है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन, जिसको बड़ा कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले बात करेंगे कि अपवर्तन होता बड़ा किसमें है। अपवर्तन आपके होता है लेंसों में। किसमें होता है? लेंसों के अंदर होता है। और फिर आपको सर लेंस क्या होता है? आपको होता है लेंस जो होते हैं वो होते कैसे? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, जिसके हम आर पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। अब ये लेंस जो होते हैं बड़ा दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गए उत्तल, जिसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है बड़ा अवतल, जिसको अपन कहते हैं कॉनकेव लेंस। अगर उत्तल की बात की जाए तो उत्तल लेंस जो किनारे से कैसा होता है, पतला, और बीच में से कैसा होगा, थोड़ा सा मोटा। ओके। अवतल जो होगा वो कैसा होगा, किनारे से तो होगा मोटा और बीच में से होगा पतला। ये आपको देखना है, दोनों डिपेंड है। उत्तल क्या है, कॉन्वेक्स है, वो किनारों से पतला, बीच में से दिख रहा आपको मोटा है। और ये है किनारों से मोटा, बीच में से पतला। ठीक है। इसके बड़ा क्या लक्षण है? इसका लक्षण क्या है कि जब किसी भी किरणों को, जब किसी भी प्रकाश किरण की जो पुंज होती है, उस पुंज को अगर मैं अवतल लेंस के उत्तल लेंस पर डालूं तो वो अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मिल जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैं को किरण अवतल लेंस पर डालता हो तो वह अपवर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। चूंकि इसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इस लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। और चूंकि अवतल लेंस में सभी किरणें एक एक दिशा, एक पॉइंट पर नहीं मिलकर अलग अलग दिशा में फैल रही है, इसलिए इस लेंस को अपन बोलेंगे अपसारी लेंस। ओके, ये हो गया आपका अपसारी लेंस। चलो अब यहां पर आते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। इसको समझने के लिए आप क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। पहले आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, आपको डेफिनेशन डायग्राम से समझेंगे। इसमें कि मैंने आपको बताया था अपवर्तन के लिए आपको माध्यम चाहिए बड़ा दो माध्यम। कौन सा चाहिए? अपवर्तन के क्रिया के लिए, इसकी घटना को समझने के लिए आपके माध्यम चाहिए दो। कौन कौन से माध्यम? एक चाहिए माध्यम सघन माध्यम, एक माध्यम चाहिए विरल माध्यम। मैंने बताया विरल माध्यम कौन सा होगा? विरल माध्यम हमेशा आपका वायु होगा। और उसकी तुलना में सघन कोई भी ले लो, चाहे जल ले लो, चाहे कांच ले लो, चाहे प्रिज्म ले लो, चाहे पेट्रोल ले लो, होना चाहिए आपका पारदर्शी, क्योंकि किरण उसके आर पार जानी ही चाहिए। ठीक है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपन कि अपवर्तन एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके लिए अपन दो ड्रॉ बनाएंगे अपन। तो देखिए अब हमने आपके सामने दो ड्रॉ तैयार है। इस ड्रॉ के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर नीचे तो आपके बेटा है पानी, ठीक है, ऊपर आपके है वायु है, तो वायु होगा, उस माध्यम को बोलेंगे विरल माध्यम। ठीक है। और जिसे पानी होगा उस माध्यम को बोलेंगे हम सघन माध्यम। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम समझते हैं कि अपवर्तन एक्चुअल में होता क्या है। अब क्या करते बड़ा, हम माध्यम को मतलब किसी प्रकाश की किरण को ऊपर से इस जल की सतह पर डालते हैं। आने वाली किरण का नाम क्या है? आने वाली किरण का नाम है आपतित, जैसा कि मैंने उसमें भी आपको बताया था। ठीक है। आपतित किरण जल की जिस सतह पर टकरा रही है उस सतह पर हम बड़ा एक खींचते हैं सीधा सा अभिलंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल लाइन। ठीक है। अब एक्चुअल में हो क्या बढ़िया, ये जो किरण है ये बड़ा सीधे आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या है, जब को प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वो अपवर्तन के बाद अपने पथ से मुड़ जाती है। इसका पथ एक्चुअल में ये वाला पथ है, लेकिन इस पथ से मुड़ जाएगी, या तो इस पथ से दूर जाएगी या इस पथ से पास आएगी। अब ये देखना है कि सघन माध्यम में आ रही है तो वो हमेशा
क्या आ जाएगी, अविलंब की और झुक जाती है या अविलंब के पास जाती है। अब ये हुई क्यों है कि सर आप बोलोगे सर ये यहाँ क्यों नहीं आती, इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लो, ठीक है। इसका उल्टा अगर यहाँ देखिए, अगर मैं कोई किसी किरण को बड़ा सघन माध्यम से भेज रहा हूँ, यहाँ पर मैंने भेजा था विरल से भेजा था, सघन में भेजा था, अब मैं भेज रहा हूँ सघन से भेज रहा हूँ विरल के अंदर। जैसे देख लो यहाँ पर, अब मैंने प्रकाश किरण डाल दी, ये वाली कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। जिस बिंदु टकराई है उस बिंदु पर हम खींचेंगे एक अभिलंब, ये मैंने खींच लिया अभिलंब। अब इसका मूल पथ तो यही वाला है, एक्चुअली में जानी चाहिए दिशा में, लेकिन ये दिशा मैंने जाकर उड़ा अपने मूल पथ से थोड़ा सा हट जाती है, तो ये अभिलंब से देखो दूर चलेगी, अभिलंब से दूर चलेगी। जबकि यहाँ पर क्या है, अभिलंब के पास आई, देखो इस तरफ आइए, इस तरफ इसका झुका हुआ है, जबकि इस तरफ में अभिलंब से क्या जाएगी, दूर गई। ऐसा होना है कारण क्या, चलो ऐसा कारण बता दो। कारण बताने से पहले अब इसका परिभाषा देखते बेटा कि अपवर्तन एक्चुअल में होता बेटा क्या है। अपवर्तन की परिभाषा लिखे तो उसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि जब को प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम में प्रवेश करने के बाद वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है या बड़ा क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो ये लिखें कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपन बोलते हैं अपवर्तन, इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। अब आपको बता दूं मैं कारण। अब देख रहे कि सर यहाँ पर हम जैसे किरण विरल से सघन में आई है तो अभिलंब की ओर झुकी है, अब जब सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर गई, ऐसा क्यों हुआ। तो उसके सुनने के लिए आपको बड़ा एक एग्जाम सुनना पड़ेगा। अब आपको खुद को पता है, जैसे मैं अपने हाथ पे एक रस्सी बांधूं और रस्सी के किनारे पर बांधूं एक छोटा सा पत्थर, ठीक है ना। उस पत्थर को इसको अपने जो हाथ है उसका मान बड़ा अभिलंब, क्या मान लो, अभिलंब। जो पत्थर है वो बड़ा है प्रकाश की किरण है। अब क्या करूँगा, वो प्रकाश किरण इस अभिलंब के बड़ा चारों घूम रही है, देखो मैं घुमा रहा हूँ। अगर मेरी इस घुमाने की स्पीड अगर धीरे होगी, जैसे धीरे होगी स्पीड, और धीरे धीरे स्पीड के अंदर अगर मैं इस पत्थर को छोड़ दूंगा तो पत्थर कहाँ गिरेगा, अभिलंब के पास गिरेगा या दूर गिरेगा। तो आपका जवाब क्या होगा, सर अगर स्पीड धीमे है तो वह सर पास में ही गिरेगा। अगर मैं इसको फास्ट घुमाऊँ और फास्ट घुमा के फिर अगर मैं छोड़ूँ तो प्रकाश किरण अभिलंब से क्या जाएगी, दूर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब वेग ज़्यादा होगा, जब वेग ज़्यादा होगा तो वो प्रकाश किरण दूर जाएगी, और जब वेग कम होगा तो प्रकाश किरण क्या जाएगी, पास आएगी। किसके पास, अभिलंब के पास। अब देखिए माध्यम हमारे पास है वायु, और यहाँ माध्यम कौन सा है, पानी है, जल है। अब आपको देखना प्रकाश का वेग, चाहे प्रकाश की वेग या कोई भी वस्तु हो उसका वेग बड़ा ज़्यादा स्पीड में कहाँ होता है। आप बड़ा कोई बॉल फेंकते हो, एक बॉल आप हवा में उछाल कर फेंको तो फेंकोगे तो हवा में उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। या उसी इस बॉल को आप बड़ा पानी के अंदर किसी तालाब वगैरह है बड़ा उसके अंदर फेंको तो बॉल जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब अभिलंब के पास झुकेगी। अब बड़ा हवा में जा रही है तो वो क्या जाएगी, फास्ट जाएगी, क्या जाएगी, फास्ट। अब यहाँ पर देखना है, आ कहाँ से आई थी, हवा से आई थी, गई कहाँ पर है, पानी में। हवा से आई थी फास्ट, पानी में टकराते क्या होगी, स्पीड कम मतलब अभिलंब की ओर झुकना है ना। अब यहाँ पर क्या है, आ तो रही थी पानी से और पानी से जस्ट बाहर का जा रही है, हवा में जा रही है, और हवा में जाने का मतलब क्या है, स्पीड तेज का मतलब क्या होता है, अभिलंब से दूर जाना। तो आपको ये चीज कहना है कि हवा में किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा वेग वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण वह अभिलंब से दूर चली जाती है। जबकि बड़ा पानी के अंदर उसका वेग क्या होता है, कम, और कम होने के कारण वह अभिलंब के और झुक जाती है। तो ये होता है आपका अपवर्तन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अपवर्तन प्रिज्म में कैसा होता है। तो आइए हम समझते हैं। तो देखिए अभी आपके सामने एक ड्रॉ तैयार है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे और प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है। अब इसके अंदर होता बड़ा क्या है,
आपके सामने एक कांच का प्रिज्म तैयार है और उसके सामने मैंने रख दी एक बैटरी। बाहर चूंकि बड़ा माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम है, और ये माध्यम कौन सा हो जाएगा, सघन। ये माध्यम आपका विरल हो जाएगा और ये माध्यम आपका हो जाएगा सघन। अब क्या करें हम किरण बड़ा विरल से कहाँ भेज रहे, सघन भेज रहे। और जैसे किरण विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जा रही है, सघन मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, कम। स्पीड कम मतलब अभिलंब की और झुक जाएगी। अब बड़ा देखो, मैं प्रकाश की बैटरी के द्वारा, मान लो बड़ा ये बैटरी मैंने ले ली है सेलो की, कंपनी मान लो, इसमें क्या है, अब मैं किसी किरण को इस प्रिज्म को बड़ा आपतित करता हूँ, कर लिया, ये इसकी सतह बड़ा। अब इसके बड़ा मूल पद तो इसका कौन सा वाला है, ये वाला है, लेकिन अपने मूल पद से मुड़ जाएगी, मूल पद से मुड़ जाएगी और फिर यहाँ पर दूसरी सतह के द्वारा वापस इसका अपवर्तन होगा। तो ये बड़ा जैसे यहाँ से निकलेगी तो वो 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाती है, 1 2 सबसे नीचे वाला रंग कौन सा होता है, वॉयलेट। इससे ऊपर वाला इंडिगो, इससे ऊपर वाला ब्लू, इससे ऊपर वाला ग्रीन, इस पर वाला येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर होता है रेड। तो बड़ा ये आया कौन सा था बड़ा, ये जो प्रकाश गया था वो प्रकाश था वाइट, जिसको कहते हैं श्वेत प्रकाश। जैसे श्वेत प्रकाश प्रिज्म की सतह पर आपतित हुआ तो आपतित होने के बाद अपवर्तन करने के बाद बड़ा ये 7 अलग अलग कलरों में बढ़ गया। और 7 कलर बड़ा क्या कहते हैं, वर्ण, क्या कहते हैं, वर्ण। मतलब बड़ा श्वेत कलर का जो वर्ण था, जो श्वेत वर्ण है वो अपवर्तन का बच्चा बड़ा 7 वर्णों में बढ़ गया है। कितने वर्णों में, 7 वर्णों में। इन 7 वर्णों में सबसे ऊपर बड़ा कौन है, सबसे ऊपर है आपका लाल वर्ण, और सबसे नीचे बड़ा कौन सा वर्ण है, सबसे नीचे आपका बड़ा बैंगनी वर्ण। क्या देखना है कि श्वेत प्रकाश आया और श्वेत वर्ण है बड़ा 7 वर्णों में बढ़ गया। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा टकरा करके 7 वर्णों में बंटना या 7 वर्णों में विभाजित होना, इस घटना को बड़ा क्या कहते हैं, इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण मतलब क्या होता है, बड़ा कलरों का अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग भागों में बंटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है ना। तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा 7 अलग अलग रंगों में या 7 अलग अलग वर्णों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देख लो कि 7 रंगों का जो समूह बनता है, इस 7 रंगों के समूह को या इस बैंड को अपन क्या बोलते हैं, इस समूह को या इस बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बड़ा, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखने हैं कि यहाँ पर सर इस स्पेक्ट्रम के अंदर लाल रंग है, इस तरंग का बड़ा झुकाव सबसे कम है, जबकि बड़ा नीचे वाला जो वॉलेट है बैंगनी, इसका झुकाव ये सबसे ज़्यादा मुड़ी है। मुड़ने बड़ा मैंने बोला है कि 7 वर्ण का अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही इनका अपवर्तन होगा, और इसका अपवर्तन मतलब इसका अपवर्तन बहुत कम हुआ है, जबकि बैंगनी वर्ण का अपवर्तन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका कारण बड़ा क्या है, इसका कारण होता बड़ा तरंग दैर्घ्य। क्या होता बड़ा, इसका कारण होता है तरंग दैर्घ्य, जिसको बड़ा लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से करते हैं। अब आपको बताऊंगा तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वो बताऊंगा, पहले समझ लो। लाल रंग जो कि सबसे कम उड़ा है, क्यों, क्योंकि तरंग दैर्घ्य लैम्डा वो बड़ा क्या है, मैक्सिमम है, अधिक है। ये सबसे अधिक मुड़ी है वॉयलेट, क्यों कि उसका तरंग दैर्घ्य बड़ा वो क्या है, सबसे कम है, सबसे कम है। कम होने के कारण ये बहुत ज़्यादा मुड़ा है, बहुत क्या बड़ा है, ज़्यादा मुड़ा है। आगे इसलिए बड़ा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे कम उड़ता है, जबकि वॉयलेट का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका झुकाव सबसे ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे सर तरंग दैर्घ्य होता बड़ा क्या है, तो तरंग दैर्घ्य को समझने के लिए आप यहाँ देखिए, आपको समझा होता बड़ा। आपको एक्चुअल में ये तो पता ही है कि तरंग दैर्घ्य हमेशा x और y अक्ष के अनुसार ही क्या करती है, गति करती है। ये बड़ा आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, ऐसे मुड़ती है हमेशा तरंग, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य में क्या होते हैं, हम तरंग दैर्घ्य को समझ रहे हैं। इसमें ऊपर वाले जो खड्डे बड़ा, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये जो बड़ा x है बड़ा, ये कौन सी अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, जिसको अपन कहते हैं मैन एक्सिस। क्या कहते हैं, मैन एक्सिस। इसके ऊपर वाला जो हिस्से, ऊपर वाले जो हिस्से मैन एक्सिस से ऊपर वाला जो हिस्सा, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, इनको तो अपन कहते हैं सुरंग। क्या कहते हैं, सुरंग। और नीचे वाले जो हिस्से ये वाला है, इनको अपन कहते हैं गर्त,
ठीक है। अब आपको देखना है एक संघ शुरू हो रहा है यहाँ से, एक संघ हाईएस्ट पॉइंट कहाँ से, यहाँ से नीचे गर्त आ रहा है, वापस रंग यहाँ आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है, वापस रंग यहाँ आ रहा है। अगर गर्त की बात की बेटा तो गर्त शुरू होता है यहाँ से, वापस रंग आया, वापस गर्त यहाँ आया, वापस रंग आया, वापस गर्त यहाँ आया। तो बड़ा इसके परिभाषा क्या होगी कि दो क्रमागत, ये क्रम वाइज है या ये क्रम वाइज, को भी को ले लो, दो लेना है। दो क्रमागत जो संघ है या दो क्रमागत जो गर्त है, इनकी बीच की जो दूरी है, तो बीच की दूरी को बड़ा कहते हैं तरंग दैर्घ्य। दो क्रमागत संघों व गर्तों के बीच की दूरी का बड़ा क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलती है। अब जिसकी बीच की दूरी ज्यादा होगी, जिसकी बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। और जिसकी बीच की दूरी कम होगी, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। अब आपको बताएं लाल, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या अधिक होने के कारण इसका विचलन मेरा क्या हुआ है, सबसे कम हुआ है। इसका विचलन, इसका अपवर्तन क्या हुआ है, सबसे कम, ज्यादा मुड़ी नहीं है, ज्यादा फैली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दो संघों या दो गर्तों के बीच की इसकी दूरी क्या ज्यादा है, और ज्यादा होने का कारण यह बहुत दूरी तय करती है। और बहुत दूरी तय करने के कारण ही इसका बहुत दूरी तय कर लेगी, फिर भी इसका विक्षेपण क्या होगा, कम, क्योंकि कम मुड़ती है, फिर इसका विक्षेपण क्या होगा, कम। और कम मुड़ने के कारण ही इसका उपयोग हमेशा खतरे जो डेंजर्स होता है, डेंजर्स, उसके अंदर इसका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रोड लाइट है, सिग्नल लाइट है, रेलवे के ऊपर हमेशा थोड़ा लाल सिग्नल का यूज है। कभी आपने बैंगनी कलर की लाइट नहीं देखी, क्योंकि बैंगनी कलर की लाइट का अगर यूज करेंगे तो वो बड़ा वायुमंडल के द्वारा उसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगी, और बहुत ज़्यादा मुड़ने के कारण वो वायुमंडलीय कणों के अंदर बड़ा फैल जाएगी, और फैल जाने के कारण आगे वाले कस्टमर को, आगे वाले पैसेंजर को, या रेल यात्री को, या बड़ा ड्राइवर को, किसी को बड़ा ये इसका इंडिकेटर दिखेगा नहीं, बड़ा एक्शन होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए खतरे के अंदर हमेशा लाल रंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग आसानी से आराम से बड़ा बहुत दूर से भी आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इसका तरंग दैर्घ्य बड़ा अधिक होने के कारण इसका विचलन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये वर्ण विक्षेपण का और आपके प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का, ठीक है ना। अब हम देखते बड़ा कि अपवर्तन का नियम बड़ा क्या होता है, ठीक है। तो नियम के अंदर इसके बेटा दो नियम है। पहला नियम बड़ा क्या बोलता है कि आपतित किरण जो आ रही थी, अपवर्तित किरण जो बड़ा मुड़ गई थी, आपतित किरण अपवर्तित किरण, वो दोनों माध्यम को पृथक करने वाला अभिलंब, दोनों माध्यम को पृथक करने वाला अभिलंब तीनों अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बड़ा क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। यह आपका पहला नियम है जो हमने परावर्तन के अंदर पढ़ा है। क्या बोला है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण वो दोनों माध्यम को पृथक करने वाला कौन सा, अभिलंब, ये तीनों आपके एक ही तल में होते हैं। दूसरा बड़ा क्या है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की जो ज्या है, जिसको ज्या को बोलते हैं साइन आर, सॉरी साइन आई। आपतन को बड़ा हम बोलते हैं इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट का आएगा। आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तित कोण की ज्या साइन आर का मान हमेशा बड़ा क्या होता है, स्थिर होता है, का मान हमेशा स्थिर होता है। अतः साइन आई अपॉन साइन आर बड़ा क्या हो जाएगा, हमेशा इनका मान हो जाएगा कांस्टेंट। यह आपका बड़ा अपवर्तन का नियम है। दोनों के दोनों रूल्स बहुत ईजी है। ये रूल्स तो आपने परावर्तन पढ़ा ही था कि आपतन कोण है, सॉरी आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और दोनों माध्यम को अलग करने वाले जो अभिलंब है, ये तीनों आपके बड़ा एक ही प्लेन में आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। और दूसरा बड़ा क्या है, आपतन कोण की ज्या जो साइन आई है और अपवर्तित कोण की ज्या जो साइन आर है, इन दोनों का अनुपात जो होता है, इन दोनों का क्या बड़ा अनुपात जो है, रेशो है बड़ा, वो हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा। तो ये होता है आपका अपवर्तन का नियम। अब हम पढ़ेंगे कि कांच के स्लैब के द्वारा, कांच को स्लैब होता है जो आयताकार स्लैब होता है, उसके द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से। तो चलिए अब हम आयताकार स्लैब के द्वारा जो कांच का बना हुआ है, इसके द्वारा हम अपवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका बड़ा है कांच का स्लैब, ठीक है। आपको पता है कांच का बना हुआ है, तो कांच का बड़ा माध्यम कौन सा कहलाएगा, कांच का माध्यम कहलाएगा सघन, और बाहर वाला माध्यम बड़ा कैसा कहलाएगा, बाहर वाला माध्यम बड़ा कहलाएगा आपको विरल, जो बड़ा क्या एक वायु है।
अब आपको ये देखना है कि कांच के स्लैब के अंदर बड़ा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चारों कोनों बड़ा ऊपर वाली जो सतह है इसको अपन रिप्रेजेंट करता है ए बी से, और नीचे वाली सतह है इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी डी से। तो बड़ा ये कांच का स्लैब है जिससे कि दोनों सतह बड़ा ए बी और सी डी। इसका मतलब बड़ा यहाँ पर ऊपर से कोई भी हम प्रकाश किरण भेजेंगे उसका बड़ा अपवर्तन कितनी बार होगा, 2 बार होगा, एक तो सतह ए बी के द्वारा, एक सतह सी डी के द्वारा। आइए बड़ा प्रयास करते हैं। तो बड़ा जैसे बड़ा मैं ऊपर से बैटरी को दौड़ा यहाँ पर एक प्रकाश की किरण को आपतित करता हूँ, ये मैंने कर लिया। ये कौन सी किरण है? ये इस किरण का नाम है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण आपको पता है, आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है उस सतह पर हम क्या खींचते हैं, हमें खींचते हैं अभिलंब। ये मैंने खींच लिया एक अभिलंब। चूंकि आपको ये देखना पड़ा कि किरण बड़ा विरल से कहाँ आ रही है, सघन में आ रही है, तो इसका मूल पत्तो यही है, मूल पत्तो इसका यही है, कहाँ आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। सघन में क्या होगा, उसका वेग क्या हो जाएगा, कम, और वेग कम हो जाएगा तो कहाँ गिरेगी, पास में। तो अभिलंब गिरा पास को झुक जाती है और झुक करके अगली सतह सीढ़ी पर टकराती है, अगली सतह सीढ़ी पर टकराती है। अब ये जो किरण, ये बेटा कौन सी किरण है, आपतित, ये बेटा कौन सी किरण है, अपवर्तित। लेकिन ये जो अपवर्तित किरण है ये सतह सीढ़ी के लिए क्या सा काम करेगी, ये सतह सीढ़ी के लिए पुनः बड़ा किसका काम करेगी, ये पुनः आपतित किरण का काम करेगी, पुनः आपतित का काम करेगी। इसके लिए तो ए बी सतह के लिए तो ये आपतित किरण ही है, लेकिन यही किरण जो अपवर्तित हुई है ये सतह सीढ़ी के लिए बड़ा आपतित किरण का काम करेगी। अब वापस वही जिस पर टकराई है वहां पर हम खींचेंगे एक अभिलंब खींचेंगे, ये मैंने खींच लिया अभिलंब। अब इसका मूल दिशा एक्चुअल में ये, तो क्या होगा, अब बेटा सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है, और विरल मतलब वायु, वायु में हमेशा वेग क्या होता है, फास्ट होता है। तो फास्ट में क्या होगा, यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक तो सतह ए बी के द्वारा, एक सतह बड़ा सी डी के द्वारा प्रकाश की किरण अपवर्त हो रहा है। यहाँ पर किरण विरल से कहाँ आई है, सघन में आई है, तो बड़े विलंब में सघन में आती है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम, और कम होने के कारण ये बड़ा अभिलंब की ओर झुक गई है। देखो अभिलंब की इस ओर झुकी है, जबकि अब बड़ा किरण जो है बड़ा सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है, तो उसका वेग बढ़ जाएगा इसलिए वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये होता है आपके कांच के स्लैब के द्वारा अपवर्तन। आगे के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण।